बहू, रोज रोज मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना। आज जरा सी बात पर बहू रंजना ने घर सर पर उठाया हुआ था। वह अपनी सास दीपा जी का अपमान किए जा रही थी। दीपा जी चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। त्योहार का दिन था। आस पड़ोस के सभी लोग घर पर थे। वे ये भी शर्म नहीं कर रही थी कि आज त्योहार का दिन है। त्योहार के दिन लोग गिले शिकवे दूर करके खुशियों के साथ त्योहार मनाते हैं। त्योहार के दिन कौन झगड़ा करता है? बहू की आवाज बाहर तक जा रही थी और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे सुनकर बेटे अंशु को बहुत गुस्सा आ गया। बस भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मम्मी से इस तरह से बात करने की? बस बहुत बोल लिया आपने। कहीं इस तरह मम्मी से बात की जाती है? अब एक भी शब्द और नहीं। ये मम्मी है हमारी, कुछ जानती भी हैं आप। इन्होंने किन किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश करके इस मुकाम तक पहुंचाए। पर आप कुछ कैसे जानेंगी? आपको भाई ने कभी कुछ बताया होगा तभी तो आप जानेगी ना। भाई सब कुछ भले ही भूल गए हों, परंतु मुझे सब याद है। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि हमारी मम्मी ने हमारे लिए कितनी परेशानियां उठाई हैं, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बचपन में हमारे लिए दिन रात एक करते देखा है। एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही हैं, वो गलती मम्मी ने की ही नहीं है। और मान लो अनजाने में गलती हो भी गई, तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान भूल जाएंगी? अंशु ने अपनी मम्मी का अपमान होते हुए देखकर बहुत दिल मिलाते हुए कहा। और भैया आप, भाभी लगातार मम्मी को अपशब्द बोले जा रही हैं और आप चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। मुझको आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। भाभी तो मम्मी का सम्मान करती नहीं है। आपने भी मम्मी का सम्मान करना बंद कर दिया है। क्या हो गया है आपको? कोई आपकी माँ का अपमान कर रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से जुबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। बड़े बेटे अभी से पहले ही दीपा जी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। दीपा जी नहीं चाहती थी कि त्योहार के दिन घर में लड़ाई झगड़ा हो और बात ज्यादा बढ़ जाए। वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती हो और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। मुझे आपकी सारी चालाकियां पता है। भोली बनकर आप अपने बेटों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती हैं। बहू रंजना, जो बहुत देर से जरा सी बात के कारण बिना वजह सास को सुनाई पड़ी थी, अपने हाथ को हवा में घुमाकर सास को ताना मारते हुए बोली। बहू, कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पर अपमान किए जा रही हो। माना कि अभी की आंखों का पानी मर गया। उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है? अगर मेरा बेटा मेरा दुख नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? एक बेटा तो मुझसे दूर हो गया है, क्या तुम दूसरे बेटों को भी मुझसे दूर करना चाहती हो? दीपा जी बहुत दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वो तो अपने परिवार को हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी। वैसे हर इंसान चाहता भी यही है कि उसका परिवार हंसता खेलता रहे, उसके परिवार में सुख स्मृति बनी रहे। कौन अपने घर का वातावरण खराब करना चाहता है? कोई नहीं। उन्होंने भी कभी इस तरह की कल्पना नहीं की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां चुपचाप जीवन में चली आती हैं, जिनको चाह कर भी हम बदल नहीं पाते। यही हुआ दीपा जी के साथ। अपनी चचेरी बहन के कहने पर उसके दूर के देवर की बेटी अभी के लिए पसंद कर ली। कुछ समय बाद बेटे अभी की शादी कर दी। पहले तो उनके पति राकेश जी ने मना भी किया। ये सोच लो कि रिश्तेदारी में अभी का रिश्ता करना सही रहेगा, लेकिन दीपा जी ने सोचा कि बड़ी बहन है तो सोच समझकर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी रंजना अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक ठाक लगे। रंजना शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, परंतु फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि दीपा के लिए तो गुड़ भरे हंसिया जैसा हाल हो गया। ना उगलते बन सकता था अब और ना निगलते। रंजना जब देखो तब दीपा जी को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट जवाब दे देती। दीपा जी यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी,
लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। धीरे धीरे रंजना ने अपनी सास का मान सम्मान करना बंद कर दिया। बात बात पर अपनी सास का अपमान करने लगी। दीपा जी अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती कि आखिर भगवान उससे कौन सी गलती हो गई जो मुझको ऐसी सजा मिली। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे ऐसी बहू मिली। भगवान जो मुझसे गलती हुई हो उसे क्षमा कर दे। मैंने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाही थी, लेकिन शायद भगवान को वो मंजूर नहीं था। दीपा जी अपनी चचेरी बहन से भी कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि ये सब उसकी किस्मत का ही दोष है। छोटा बेटा अंशु बाहर नौकरी करता था, इसलिए कम ही आ पाता। अंशु अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करता था। अगर वह घर में होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। कम से कम अंशु उन्हें संभाल तो लेता, उसके साथ अपना दुख दर्द बांट लेती वे। परंतु इतनी दूर नौकरी करते अपने बच्चे से भी वे कुछ नहीं कहती थी। समय के साथ शादी अंशु की भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मनी बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण, सुशील और सुंदर लड़की है। वह अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती है। रंजना जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वह उसके बिल्कुल विपरीत है। कभी कभी दीपा जी मनी को देखकर ही अपने दिल को शांत कर लिया करती थी कि चलो एक बहू तो कम से कम अच्छी आ गई है। परंतु दीपा जी ने मनी को अंशु के साथ ही भेज दिया था। पहले तो रंजना अगर अभी के सामने दीपा जी से कुछ कहती तो अभी रंजना को समझाता था, लेकिन धीरे धीरे अभी भी रंजना के ही रंग में रंगने लगा। राकेश जी भी ये सब देख सुनकर परेशान हो जाते। उनके घर का शांत वातावरण बदल रहा था और ये बात उन्हें भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह भी इस बात को लेकर परेशान रहने लगे थे। उनकी बीपी की समस्या की वजह से दीपा जी उनको कुछ बताती भी नहीं थी। घर में रहते हुए भी वे सब कुछ देख रहे थे, किसी भी बात से अनजान नहीं थे। भले ही दीपा जी उन्हें कुछ नहीं बताती थी, समय बढ़ रहा था और रंजना की बदतमीजियां भी बढ़ती ही चली जा रही थी। अब तो जब वो जो चाहे दीपा जी को कुछ भी बोल देती और अभी उसको अनसुना करके वहां से हट जाता। दीपा जी के दिल से करहा निकल जाती कि क्या ये वही बेटा है जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था और आज उसी के सामने उसकी पत्नी मेरा इतना अपमान करती है और ये चुपचाप देखकर अनदेखा कर देता है। क्या इसी दिन के लिए इसको पाल पोस कर बड़ा किया था कि बड़े होने पर अपनी पत्नी से मेरा अपमान करवाए। फिर भी वे कुछ न बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहां से हट जाती। होली का त्योहार था और इस बार 2-3 साल के बाद अंशु भी आया था। होली पर रंजना ने अपने मायके से मिला क्रॉकरी सेट निकाला था, खास अपनी सहेलियों के आने पर। वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी मेरी सहेलियां आई हैं, सारा नाश्ता तैयार करके मेरे कमरे में ही भिजवा देना और ज़रा ध्यान से, महंगा क्रॉकरी का सेट है मेरा, कहीं तोड़ मत देना। बहू अपने कमरे में अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई और दीपा जी ने नाश्ता तैयार करके बहू के कमरे में ही भिजवा दिया। दीपा जी सुबह से किचन के काम में ही लगी हुई थी, मनी भी उनका सहयोग कर रही थी। रंजना ने सुबह से काम को हाथ नहीं लगाया था और अपनी सहेलियों के आने पर सास को ऑर्डर देकर अपने कमरे में सहेलियों के साथ जाकर बैठ गई थी। सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद क्रॉकरी सेट तो अंदर पहुंच गया और रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी रही। दीपा जी ने सोचा कि महंगी क्रॉकरी है, चलो मैं ही साफ कर देती हूँ। सारे बर्तन दीपा जी धुल चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले बचे थे और पता नहीं क्या हुआ कि दीपा जी के हाथों से वो दोनों प्याले छूटकर नीचे गिर पड़े। तब तक रंजना की सहेलियां जा चुकी थी। अब तो रंजना के जो मुंह में आया वो अनाप शनाप दीपा जी को बोलने लगी। पता नहीं कब पिन छूटेगा इन लोगों से, काम धंधा तो नाम भर का और जब देखो तब नुकसान पर लगे रहते हैं। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कदर जानती, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है, हराम की चीज थी तो तोड़ डाली। मेरा पूरा सेट खराब कर डाला। जब देखो कोई ना कोई चीज तोड़ती रहती है, जब कोई काम होता नहीं है तो करती ही क्यों है कोई काम। मैं अपना सेट खुद साफ कर लेती, कहा किसने था इनसे साफ करने के लिए। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। रंजना के ये सब अब शब्द बोलने का, अपनी सास का अपमान करने का अभी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए ये बर्दाश्त करना असंभव ही था। बस इसीलिए वह अपनी मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा।
उसने अपनी भाभी को, माँ को ये सब बोलने से मना किया। रंजना बिफर पड़ी और गुस्से में बोली, इतनी ही परवाह है तो ले जाओ इनको अपने साथ। मैंने कौन सा ठेका उठाया हुआ है जो मुझे ही करना है? जरा कुछ दिन रख कर और करके तो देखो, पता न चल जाए तो कहना। रंजना ने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। दीपा जी को मम्मी ने कहकर इनके उनके पर उतर आई और अनाप शनाप बकने लगी। भाभी, आप परेशान ना होइए, मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। आपके ऊपर इतना ही बोझ हो चला है तो मैं कम कर देती हूँ। इतनी देर से चुप बैठी मनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, वाह, अब तो मेंढकी के मुंह में भी जुबान आ गई। रंजना बेखुदगी से बोली, नहीं, ये घर हम लोगों का है। तिनका तिनका कर ये आशिया खड़ा किया है। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है। हम अपना पालन पोषण खुद कर सकते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूँ। अभी हम किसी पर बोझ नहीं है। और हाँ रंजना, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लिया। तुम्हारे व्यवहार को सहन करते करते अब मैं थक चुकी हूँ। लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर छोड़कर तुम और अभी जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी न जा सके तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है। बहू, तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाना। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक हम बेटे बहू की जुदाई का भी सही, लेकिन जब बेटा बहू अपनी औकात दिखा दे तो उनसे दूर ही रहना सही है। पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी दीपा जी के अंदर। आज तक दीपा जी ने इतना बर्दाश्त किया, लेकिन आज रंजना ने इतनी हदें पार की कि दीपा जी और सहन ना कर सकी। मम्मी होश में भी हो कि क्या कह रही हो? अब जाकर अभी के बोल फूटे जब उसको घर निकाला मिल रहा था। कम से कम चलो बेटा, तुम बोले तो सही, लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश ही थी, अब जाकर होश आया है। तुम्हारी बदतमीज या बर्दाश्त करके रहो तो सही। बोल पड़ी तो मम्मी जी आप होश में हो या नहीं? दोनों अपना बोरिया बिस्तर समेटो और अपना नया घर ढूंढो, जहां तुम आराम से बिना सास ससुर, बिना माँ बाप के अकेले जीवन बिता सको, जहां कोई रोक टोक ना हो, जहां कोई तुम्हें कुछ कहने वाला ना हो। बस 2-3 दिन की मोहलत देती हूँ तुमको। इससे ज्यादा दिन अगर तुम मुझे इस घर में दिखाई पड़े तो मजबूरन पुलिस का सहारा लूंगी। अब तो रंजना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मम्मी की जबान से ये शब्द सुन वह और अभी हक्के बक्के रह गए। आज से पहले उन्होंने मम्मी जी का यह रुद्र रूप नहीं देखा था। अगर देखते तो कभी इतनी बदतमीजी पर ना उतरते। वहीं खड़े अंशु और मनी भी अपनी माँ का यह रूप देखकर तंग रह गए और मनी मन बड़े खुश हो रहे थे और रंजना मनी मन कुड़ रही थी। आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा? कहाँ जाकर रहेंगे हम? महंगाई के इस दौर तो हम 1,000 रुपया किराए देने योग्य भी नहीं है। अब तो रंजना ने भी अनुनय विनय करनी शुरू कर दी, लेकिन अब तो दीपा जी चिकना घड़ा बन चुकी थी। उन पे अब कोई असर नहीं हो रहा था। इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश जी घर पर नहीं थे। वो किसी दोस्त के घर होली मिलने के लिए गए हुए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि ये घर पापा का है। अभी और रंजना अपनी दाल दीपा जी के आगे गलती हुई ना देखकर बोले, आप हमें घर से कैसे निकाल सकती हैं? ये घर पापा का भी तो है और वही इस घर के मुखिया हैं। पापा ही फैसला करेंगे। लेकिन राकेश जी ने घर लौटने के बाद जब सारी स्थिति को देखा और जब उन्हें पता चला कि रंजना ने आज सारी हदें पार कर दी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्हें गुस्सा आ गया और दुख भी हुआ कि मेरे जीते जी ही मेरी पत्नी के साथ बेटा बहू ये अत्याचार कर रहे हैं, तो मेरे मरने के बाद क्या करेंगे? अभी और रंजना उनके सामने जाकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे, लेकिन उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वे दीपा जी के अपमान को महसूस कर रहे थे और दीपा जी के दिल पर इस समय क्या बीत रही है उसका भी उनके दिल पर असर पड़ रहा था। उन्होंने भी दीपा जी के फैसले को एकदम जायज ठहराया और अभी और रंजना को घर छोड़ने की हिदायत दे डाली और कहा कि ये घर मेरा और मेरी पत्नी का है और मेरे बाद
सिर्फ मेरी पत्नी का है और अब मेरी पत्नी ही फैसला करेगी कि घर में किसे रखना है और किसे नहीं। रंजना और अभी ने रोते हुए कहा कि हम कहाँ जाएंगे, आपके सिवा हमारा है ही कौन। तो राकेश जी बोले, ये बात पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। माता पिता का अपमान करना आता है तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना घर भी बनाना सीखो। माता पिता ने तो अब तक तुम्हें पाला ही है, जब भी माता पिता की तुम्हारे दिलों में ये कद्र है। जब खुद की मेहनत से अपना आशिया खड़ा करोगे और तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी, तब तुम्हें अपने माता पिता याद आएंगे, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। रंजना और अभी रोते रहे, परंतु दीपा जी और राकेश जी पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार अभी और रंजना को वो घर छोड़ना ही पड़ा। उनके जाने के बाद दीपा जी और राकेश जी कहने लगे कि हमारा ये एक फैसला अभी ने जीवन जीना सिखा देगा। जब कुछ दिन बाहर रहेंगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। दीपा जी बोली, अगर अब भी उन्हें घर में रख लिया जाता तो कुछ दिन बाद फिर से उनका यही व्यवहार शुरू हो जाता। मनी और अंशु बोले, मम्मी जी आपका फैसला एकदम सही फैसला है। हर माता पिता को ऐसा फैसला लेना ही पड़ेगा। जो बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मनी और अंशु ने दीपा जी को अपने साथ ले जाने के लिए बोला तो दीपा जी ने अंशु और मनी के साथ जाने से भी इनकार कर दिया। तो मनी और अंशु ने उनके फैसले का सम्मान करते हुए कहा, मम्मी जी हम दोनों आपके साथ हैं, आपको जब भी हमारी ज़रूरत हो आप बस एक बार बोल देना। दीपा जी ने मनी मन गहरी सांस ली और ईश्वर का शुक्र अदा किया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।